लॉ ऑफ डिमिनिशिंग क्या है ये? लॉ मतलब नियम होता है, ठीक है ना? एम के बाद भी आई है ये डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। देखो जी, साइकोलॉजिकली इंटेंसिटी ऑफ डिजायर ऑफ फॉर अ कम्युनिटी टेंड्स टू डिक्रीज एज मोर एंड मोर स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ कम्युनिटी आर कंज्यूम्ड। कह रहा है कि एक ह्यूमन बिहेवियर साइकोलॉजिकल फैक्ट है ये कि जैसे जैसे आप किसी वस्तु की जो है कंटिन्यूस कंजम्पशन करते जाते हो, एक यूनिट कंज्यूम करी, फिर उसके बाद दूसरी यूनिट कंज्यूम करी, फिर तीसरी यूनिट, तो हर एक एक्स्ट्रा एडिशनल यूनिट से मिलने वाली जो यूटिलिटी है, सेटिस्फेक्शन है, वो धीरे धीरे कम होती जाती है। ठीक है, ये साइकोलॉजिकल बिहेवियर। मैंने जैसे मान के चलिए अगर एक कप चाय पिया, उससे मुझे बहुत ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिली, पर जो दूसरा कप चाय पीऊंगा उससे उतनी सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगी, तीसरे से और कम हो जाएगी, चौथे से और, फिर पीने का मन ही नहीं करेगा। समझेगा? मतलब कहने का कि सेटिस्फेक्शन जो है वो धीरे धीरे करके जो है घटते जाती है, और इसी को हम लोग कहते हैं क्या? मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है, और ये जो नियम कहलाता है साइकोलॉजिकल बिहेवियर का जो नियम है, इसी को कहा जाता है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी स्टेट दैट एज मोर एंड मोर स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ अ कम्युनिटी, मोर एंड मोर, जितना ज्यादा से ज्यादा, मतलब एक के बाद एक जैसे जैसे हम लोग जो है यूनिट्स जो है कंज्यूम करते जाते हैं, उससे मिलने वाली यूटिलिटी जो होती है वो घटती जाती है, कम होती जाती है। ठीक है, मार्जिनल यूटिलिटी डिराइव फ्रॉम द ईच एंड एवरी एडिशनल यूनिट मस्ट डिक्लाइन। तो उससे मिलने वाला जो यूटिलिटी होगी, ठीक है, या सेटिस्फेक्शन होगी, वो क्या होगी? डिक्लाइन होने लग जाएगी, कम होने लग जाएगी। ठीक है, इट इज इंडीड इट्स सो वेरी नेचुरल टू हैपन इन द रेस्पेक्ट ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज। और ये जो है बहुत नेचुरल चीज है, हर गुड्स एंड सर्विसेज के साथ ऐसा ही होता है कि आप जैसे जैसे जो है, अब देखो ऐसा है ना कि आपको इस चीज के पैसे पे करने पड़ते हैं। जैसे मान के चलिए अगर आप एक एप्पल ही खरीद रहे हो तो हर एप्पल के पैसे पे करने हैं आपको, पर अगर वही चीज अगर फ्री में मिलने में लग जाए, फिर लोन ही काम करेगा, फिर तो आप जितना मांग कर उतना दे दो, आप सेटिस्फाई नहीं होगे, आपकी सेटिस्फेक्शन हमेशा उतनी रहेगी। बट आपको गिवन इनकम को खर्च करके आपको वो लेना है, तो आप फिर ये देखोगे कि भाई मैं इनकम पैसे खर्च कर रहा हूँ, तो क्या वो मेरे लिए वर्थ ही है? अगर वर्थ ही है तो आप खरीदोगे, नहीं तो नहीं खरीदोगे। समझ में आई बात? इट इज देयर फॉर द कॉल्ड फंडामेंटल लॉ ऑफ सेटिस्फेक्शन, और इस वजह से इसे फंडामेंटल लॉ ऑफ सेटिस्फेक्शन के नाम से भी जाना जाता है, ये फिर फंडामेंटल साइकोलॉजिकल लॉ के नाम से भी जाना जाता है। तो ये अलग अलग नाम है इनके। ठीक है, इन नाम के हिसाब से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, अब देखिए इसके अजम्पशन के बारे में बात करते हैं। जब भी आप कोई लॉ पढ़ते हो तो उसके कुछ अजम्पशन होते हैं इकोनॉमिक्स के अंदर। ठीक है, तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी कब काम करेगा? तो वो दो कंडीशन, वो दो कंडीशन अगर फॉलो होंगी तभी जाके ये काम करेगा, वरना काम नहीं करेगा। पहला कि जो स्टैंडर्ड यूनिट होनी चाहिए। अब ये स्टैंडर्ड यूनिट क्या है? मतलब अगर मैं चाय की बात कर रहा हूं तो एक कप चाय की बात कर रहा हूं, एक कप चाय, फिर उसके बाद एक कप चाय, फिर उसके बाद एक कप चाय। ऐसा नहीं कि एक चम्मच चाय पीने की बात कर रहा हूं, एक चम्मच उठा के एक सिप मार लिया, फिर एक चम्मच, तो उससे तो बराबर सेटिस्फेक्शन मिलती रहेगी। समझ में? एक कप चाय पिया, फिर उसके बाद एक कप चाय पिया, इस तरीके से हम करेंगे तो ही ये काम करेगा। ठीक है, दूसरा कह रहा है कि कंटिन्यूअस कंजप्शन होना चाहिए। हाँ, लगातार कंजप्शन होना चाहिए। मतलब कहने का ये हुआ कि ऐसा नहीं हो कि आपने एक कप चाय आज पी ली, फिर एक कल पियेंगे, फिर एक परसों पियेंगे, फिर तो बराबरी सेटिस्फेक्शन मिलती रहेगी, फिर कहाँ सेटिस्फेक्शन घटेगी? कंटिन्यूअस करने का मतलब अभी के अभी एक पिया, फिर उसके जस्ट बाद एक और पिया, फिर उसके जस्ट बाद एक और पिया, तो जो ये लोग काम करेगा कि जो उससे मिलने वाली सेटिस्फेक्शन है वो धीरे धीरे करके घटती चली जाएगी। आगे बात समझ में? ठीक है ना? चलिए, बाकी जब अगर आप लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी अगर पूछेगा एग्जाम में, 5 नंबर में पूछ लेता कभी, तो 5 नंबर में क्या करोगे? आप पहले लॉ को डिफाइन करोगे, जो डेफिनेशन आपको बताई गई है। अगर एक लिख सकते हो एक, ये 2 लिख सकते हो तो 2 लिख दो। ठीक है, उसके बाद अजम्पशन लिखोगे। अजम्पशन लिखने के बाद क्या करोगे? आप एक टेबल बना लोगे, जो हम लोगों ने पिछले क्लास में बनाई थी टेबल। ठीक है, वो टेबल बनाओगे और टेबल के बाद ग्राफ बना देना। ठीक है, और ग्राफ के अंदर वो 3 पॉइंट एक्सप्लेन करने कि MU घटता है तो TU बढ़ता है, MU 0 होता है तो TU हाईएस्ट होता है, और MU जब नेगेटिव हो जाता है तो TU डिक्रीज होने लग जाता है। ठीक है, ये 3 पॉइंट लिख दोगे, आपका पूरा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी कंप्लीट हो जाता है। समझ में आई बात? ठीक है, ये हो गया हमारा केस। ठीक है, अब आ जाते हैं हम लोग कॉन्सेप्ट ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। देखिए जी, कॉन्सेप्ट ऑफ
थोड़ा सा ट्रिकी है, तो इसको ध्यान से समझना। कॉन्सेप्ट ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कंडीशन मतलब क्या रहा है कि एक ही ऐसी अवस्था जिस अवस्था में जाकर के कंज्यूमर उस यूनिट पे जाकर के कंज्यूमर कहता है कि बस ये मेरा मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन है, इससे ना तो मैं आगे बढ़ना चाहता हूं ना इससे पीछे हटना चाहता हूं। मतलब कहने का ये कि पहले मैंने एक एप्पल खरीदा, फिर मैंने दूसरा एप्पल खरीदा, फिर तीसरा एप्पल खरीदा, चौथा एप्पल खरीदा, पांचवा एप्पल खरीदा, और पांचवें एप्पल खरीद कर बोला कि नहीं भाई ये पांचवें एप्पल पे जो है मैं फुल्ली सेटिस्फाइड हूं, अगर छठा एप्पल खरीदूंगा तो मेरे को नुकसान हो जाएगा। और चार एप्पल में मेरे को कम सेटिस्फेक्शन मिल रही थी, तो हाईएस्ट सेटिस्फेक्शन के लेवल पे कहां पे हूं मैं? पांचवें पर हूं। तो मैं पांचवें पे इक्विलिब्रियम की कंडीशन में आऊं, संतुलन की स्थिति, उपभोक्ता संतुलन कहा जाता है टॉपिक को, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है चैप्टर का। ठीक है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो डेफिनेशन पढ़ते कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की। द कंज्यूमर इज इन इक्विलिब्रियम व्हेन गिवन हिज इनकम। ठीक है, उसकी इनकम गिवन है। जैसे मान के चलिए कि मैं कह रहा हूं कि मेरे पास 10 ही रुपए हैं, अब मैं 10 रुपए को ही खर्च करना चाहता हूं। अब 10 रुपए खर्च करके मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन कहां तक ले सकता हूं मैं? तो मैं कम से कम यूनिट खरीद करके ज्यादा से ज्यादा सेटिस्फेक्शन पाने की कोशिश करूंगा ना, क्योंकि भाई हर यूनिट पे मेरे पैसे लग रहे हैं, तो मैं कम से कम खरीदना चाहूंगा और कम से कम खरीद कर सेटिस्फेक्शन को ज्यादा ज्यादा करने की कोशिश करूंगा। समझ में बात? एंड मार्केट प्राइस, ठीक है, मार्केट प्राइस गिवन है। एंड प्लान हिज एक्सपेंडिचर, अपने खर्चे को कुछ इस तरीके से मैनेज करता है कंज्यूमर कि इन सच अ मैनर दैट ही मैक्सिमाइज हिज टोटल सेटिस्फेक्शन, ताकि वो अपनी टोटल सेटिस्फेक्शन को जो है मैक्सिमाइज कर सके। आई बात समझ में? ठीक है, और पढ़ते हैं इसके बारे में। अजम्पशन रिलेटिंग टू द कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। अब इसमें भी अजम्पशन आके मैंने बताया आपको कि इकोनॉमिक्स में कोई भी लॉ पढ़ते हो, कोई भी इक्विलिब्रियम की कंडीशन पढ़ते हो, तो वहां पर अजम्पशन जरूर आएंगे और एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है अजम्पशन। अजम्पशन होती है मान्यताएं कि किन किन कंडीशन में ये लॉ काम करता है। तो ये कंज्यूमर इक्विलिब्रियम है उसकी क्या क्या कंडीशन है। पहला है रेशनल कंज्यूमर होना चाहिए। रेशनल कंज्यूमर ऐसा नहीं साइकोपैथ है वगैरह, नहीं, मेरे को तो सेटिस्फेक्शन मिले चाहे ना मिले मैं तो खरीदता ही जाऊंगा आगे। ठीक है, तो ऐसे से मतलब ये एक नॉर्मल बिहेवियर वाला कंज्यूमर की बात हो रही है यहाँ पे, जो जनरली कोई बिहेव करता है। समझना है बात? तो जो कि अपने जो है सेटिस्फेक्शन को मैक्सिमम करना चाहता है अपने कम खर्चों में। ठीक है, नेक्स्ट आपका कार्डिनल यूटिलिटी। तो अगला अजम्पशन क्या है? अगला अजम्पशन ये है क्या, जो यूटिलिटी है गुड्स की उसको हम नंबर की फॉर्म में मेजर कर सकते हैं। 1 2 3 4 5 लास्ट क्लास में बताया था। ठीक है, फिर है इंडिपेंडेंट यूटिलिटी होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैंने कहा कि भाई आपको अगर ब्रेड खानी है तो ब्रेड के साथ चाय भी पीनी पड़ेगी तभी जाके यूटिलिटी मिलेगी आपको। नहीं, इंडिपेंडेंट होने चाहिए। अगर ब्रेड है तो ब्रेड ही सिर्फ, और चाय है तो सिर्फ चाय। आई बस में? तो यूटिलिटी क्या होनी चाहिए? इंडिपेंडेंट होनी चाहिए। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इज कांस्टेंट। और ये मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी क्या है पहले ये समझो। 1 रुपए खर्च करके और कोई कंज्यूमर कहता है कि मेरे को कम से कम 3 यूटिलिटी की सेटिस्फेक्शन चाहिए, तो ये कहलाएगा मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। मतलब कि हर 1 रुपये पे उसको 3 रुपए 3 यूटिलिटी की सेटिस्फेक्शन चाहिए। ठीक है, मतलब कहने का ये, अगर वो 10 रुपए खर्च कर रहा है तो वो चाहेगा कि कम से कम मुझे 30 यूटिल मिले, तभी मैं उस चीज पे पैसा खर्च करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा। कहते हैं ना कि अब अगर आप टिक्की खाने जा रहे हो, ठीक है, तो पैसे खर्च करते हो, आपने 30 रुपए की टिक्की खरीदी, खा लिया, खाने के बाद अगर अरे यार पैसा वसूल नहीं था। अब कहीं कहीं पे ऐसा होता है कि आपने 30 ही रुपए दिए पर इतनी अच्छी क्वांटिटी दी, इतना अच्छा टेस्ट दिया उसने कि लगता है यार पैसा वसूल हो गया। मतलब पैसा वसूल होने का मतलब क्या है कि जितनी यूटिलिटी आप चाहते थे उससे ज्यादा मिली है आपको। समझ में? सेटिस्फेक्शन ज्यादा मिली है। समझे? तो हम लोग क्या क्या नंबर की फॉर्म में कर रहे हैं। तो 1 रुपए की यूटिलिटी जो होती है, 1 रुपए की कितनी यूटिलिटी कंज्यूमर चाहता है, वो क्या कहलाती है? मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी कहलाती है। इवन ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है 1 नंबर में, ठीक है ना, कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी क्या कहलाती है। ठीक है, तो 1 रुपए की यूटिलिटी जो बनती है, ठीक है, 1 रुपए खर्च करके जितना यूटिलिटी चाहता है कंज्यूमर, वो कहलाता है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। ठीक है ना, तो ये 4 अजम्पशन हो गए हमारे। ठीक है, अब 4 अजम्पशन के बाद में अब हम लोग पढ़ते हैं कि इसके 2 तरीके से इसको जो है स्टडी की जाती है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ 1 कमोडिटी। इन केस ऑफ 1 कमोडिटी, ठीक है, और इन केस ऑफ 2 कमोडिटी। मतलब कहने का यह है कि ये वाला केस तब पढ़ेंगे हम, कंज्यूमर का संतुलन तब पढ़ेंगे जब कंज्यूमर सिर्फ एक वस्तु के ऊपर अपने पैसे खर्च कर रहा है। और इस वाले केस में हम पढ़ेंगे कि जब कंज्यूमर 2 वस्तुओं के केस में हम लोग जो है कंज्यूमर जो है पैसे खर्च कर रहा है। ठीक है, तो अब यहां पे बात हो रही है, तो आज हम लोगों ने इसके बारे में पढ़ना है सिंगल कमोडिटी के केस में।
ठीक है, तो सिंगल कमोडिटी वाला पढ़ते हैं। ठीक है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ वन कमोडिटी। कमोडिटी का मतलब होता है वस्तु कोई भी। चलिए तो जरा देखिए कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन वन कमोडिटी केस देखें, इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं। तो आपको इसके अंदर ना किसी भी दोनों केसेस में पढ़ने के लिए आपको 3 पॉइंट का ख्याल रखना पड़ता है। कौन कौन से वो 3 पॉइंट है? पहला पॉइंट है हमारा, सुन लो जरा, पहला पॉइंट है प्राइस ऑफ द कमोडिटी, जो वस्तु है उसकी कीमत कितनी है। ठीक है ना, तो उसके बारे में बात करेंगे। प्राइस ऑफ गुड्स बोल देता हूं, है ना, कमोडिटी गुड्स एक ही बात है। ठीक है, सेकंड है आपका मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ द कमोडिटी, उसकी मार्जिनल यूटिलिटी क्या है ना, हर अगली यूनिट पे जो है मार्जिनल यूटिलिटी घटती चली जाएगी। ठीक है ना, और अगला है मार्जिनल यूटिलिटी, ये मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स, इस तरीके से लिखोगे, गुड्स एक्स के बारे में बात कर रहे हैं, है ना, और मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी को MUM लिखोगे। ये 3 बातों का ख्याल रखते हुए हम लोग जो है इसकी स्टडी करेंगे। समझ आई बात? अगर एग्जांपल ले लेते हैं, एक क्वेश्चन दे रखा है, एग्जांपल दे रखा है आपको कि लेट द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी फॉर द कंज्यूमर इज 2, मतलब मार्जिनल यूटिलिटी MUM जो है वो कितना है? 2 यूटिल है। क्या है? 2 यूटिल है। मतलब कहने का ये हुआ कि कंज्यूमर अगर 1 रुपए खर्च कर रहा है तो वो चाह रहा है कि कम से कम 2 यूटिल तो मुझे मिले। समझ में आई बात? कम से कम 2 यूटिल मिलने चाहिए तभी जाके खर्च करूंगा। ठीक है, ये कहलाएगा मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। 1 रुपए की कितनी कीमत है? 2 यूटिल के बराबर। ठीक है, अगला कह रहा है कि रेफरिंग टू द यूटिलिटी ऑफ द एक्सपेक्टेड स्पेंड 1, लेट एक्स विद द कमोडिटी ऑफ टू बाय, लेट प्राइस जो है वो पर यूनिट जो है 4 रुपए है, और प्राइस जो है वो 4 रुपए है। ठीक है, 1 यूनिट कितने की मिल रही है? 4 रुपए की मिल रही है। ठीक है, और मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स के बारे में बात कर लेते हैं, तो उसकी हम लोग टेबल बना लेते हैं। तो जैसे मान के चले कि यूनिट जो है वो 1 2 3 4 5, ठीक है, 6 तक है, और ये है आपका 20 18 16 8 16 8 0 -5, ये आपका MUX है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स है। अब जरा इस चीज को समझना कि कौन सी यूनिट तक वो खरीदता जाएगा, मतलब पहली यूनिट खरीदेगा, फिर दूसरी खरीदेगा, फिर तीसरी खरीदेगा, फिर चौथी खरीदेगा, पांचवी खरीदेगा, छठी खरीदेगा, कहां तक खरीदेगा। ठीक है, वो कंडीशन हम लोग देखने जा रहे हैं। ठीक है, और जहां पे लास्ट खरीद के रुक जाएगा वही उसकी संतुलन की स्थिति कहलाएगी। समझ में आई बात? ठीक है, तो जरा देखिए, पहले ये समझेंगे थ्योरेटिकली कि क्या कह रहा है। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स जो है वो ये दे रखी है, और मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड्स वो जो प्राइस जो है वो 4 रुपए का है। मतलब 4 रुपए खर्च कर रहा है, और 1 रुपए खर्च करने पर उसको कितना चाहिए? 2 यूटिल का ही चाहिए। तो 4 रुपए खर्च करने के लिए कितने चाहिए होंगे उसको? 8 यूटिल चाहिए होंगे। मतलब हर एक यूनिट को खरीदने के लिए उसको कम से कम 8 यूटिल चाहिए, तभी जाके वो खरीदेगा। समझ में आई बात? ठीक है, तो जरा इसको देखो, मैं लिखता हूं, इस वाले लेवल पे भी 4 चाहिए होंगे इसको, है ना, रिक्वायर्ड, है ना। मार्जिनल यूटिलिटी जो है आपको जो रिक्वायर्ड है वो कितनी है? हर लेवल पे, सॉरी 8, 4 × 2 कर देंगे, 8 आएगा, है ना, क्योंकि हर 1 रुपए से कितने चाहिए? 2 यूटिल चाहिए। तो अगर 4 रुपए खर्च करता हूं तो 8 चाहिए, तो यहां पर भी 8 होगा, हर लेवल पे 8 होगा। समझ में आई बात? अब जरा एक चीज देखिए, केसेस काउंट करते हैं। जब पहली कमोडिटी खरीदना चाह रहा था, फर्स्ट कमोडिटी खरीदना चाह रहा था, तो उसने देखा कि मैं 4 रुपए खर्च कर रहा हूं, पहली यूनिट 4 रुपए की आएगी, 4 रुपए खर्च कर रहा हूं, और 4 रुपए खर्च करके डिमांड कितनी करता है वो यूटिलिटी की? 8 यूटिलिटी की। मिल कितने रहे हैं उसको यूटिलिटी? 20 मिल रहे हैं। क्या खरीदेगा या नहीं खरीदेगा? दौड़ के खरीदेगा, है ना, मतलब खरीद लेगा, है ना। जब सेकंड की बात आई तो सेकंड में फिर उसने 4 रुपए खर्च किए, क्योंकि हर यूनिट ही 4 रुपए की है, प्राइस तो कांस्टेंट है, ठीक है ना। तो 4 रुपए की है, तो फिर आपने 4 रुपए खर्च किए, तो डिमांड कितने की? 8 यूटिल की। मिले कितने आपको? 18। खरीदेगा या नहीं खरीदेगा? खरीद लेगा, है ना।
जब थर्ड यूनिट खरीदेगा तो थर्ड यूनिट में भी सेम सिचुएशन रहेगी, 8 यूटिल की डिमांड कर रहा है, 16 मिल रहे हैं तो ये भी खरीद लिए जाएंगे। फोर्थ में भी खरीद ही लिया जाएगा, है ना, क्योंकि 8 यूटिलिटी की डिमांड कर रहा है और 8 मिल रहे हैं तो खरीद लेगा ना। समझ में आई बात? मतलब कहने का यह है, यहां तक तो खरीदेगा, पर देखो यहां पे देखो 5वें लेवल पे वो 8 यूटिलिटी की डिमांड कर रहा है पर उसे 0 मिल रहे हैं। अगर उसे 7 भी मिल रहे होते ना तब भी नहीं खरीदता वो। उसको लगता कि अरे यार 8 यूटिलिटी तो चाहिए, मिनिमम रिक्वायरमेंट मेरी 8 यूटिलिटी, पर मिल कितने हैं मुझे? 7 मिल रहे हैं तो मैं नहीं खरीदूंगा, या तो 0 मिल रहे हैं, मतलब 8 से नीचे हो गया। मतलब कहने का ये है कि कंज्यूमर सिर्फ और सिर्फ 4 ही यूनिट खरीदेगा। 4 यूनिट खरीद करके वो कहेगा कि भाई अब इसके बाद अगर खरीदूंगा तो नुकसान में चले जाऊंगा, ठीक है, अब नहीं खरीदूंगा। आ गई बात समझ में? ठीक है, मतलब कहने का क्या हुआ कि कंज्यूमर तब तक खरीदता जाता है जब तक मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी बराबर ना हो जाए मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स के, है ना भाई। आपको मनी की यूटिलिटी कितनी थी? 1 रुपए में 2 यूटिलिटी थे तो 4 रुपए में 8 चाहिए थे। कितने? 8। और मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स कितना हो गया? 8। उस सिचुएशन में जाकर के जो है वो कंज्यूमर जो है क्या हुआ? इकोनॉमी की कंडीशन में आ गया। बुक के अंदर इसको क्या किया है? रुपीज में कन्वर्ट कर दिया है, रुपीज में कन्वर्ट करके समझाया है। मैंने आपको यूटिलिटी में कन्वर्ट करके समझाया है, रुपीज में समझाते हैं। देखिए रुपीज में कैसे समझेंगे आप? मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ ये दे रखा है, ठीक है। अब इसको अगर मैं रुपीज में कन्वर्ट कर दूं, किसको? मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स को क्या करता हूं? रुपीज में कन्वर्ट कर देता हूं। तो जरा देखो कि अगर 20 यूटिल चाहिए तो कितने रुपए खर्च करने पड़ेंगे आपको? 5, क्योंकि 1 रुपए में 2 यूटिल मिल रहे थे तो 20 रुपए खर्च, 20 यूटिल के लिए कितने खर्च करोगे? 5 रुपए खर्च, वो 10 रुपए खर्च करोगे ना। 10 दूनी 20 हुआ ना, कहाँ 4 रुपए? वो 4 रुपए का था ना। यहाँ पे ये प्राइस की बात नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं मार्जिनल यूटिलिटी 20 है। तो अगर 20 यूटिल 1 रुपए में 2 यूटिल तो 20 यूटिल कितने रुपए में? 10 रुपए में। तो ये 10 2 से डिवाइड करता जाऊंगा ना, तो ये 10, ये 9, ये 8, ये 4, ये 0 और ये माइनस का 2.5, ठीक है। अब जरा देखो कि उसने 10 रुपए खर्च कर रहा है, ठीक है ना, 10 रुपए खर्च करने पड़ रहे हैं, ठीक है, कितने के लिए? 20 यूटिल के लिए। अब इसका वो वाला लेवल देख लो, जैसे अगर इसको भी अगर मैं डिवाइड करता हूं, प्राइसेस कितना था हर लेवल पे, यहां पे लिखूं, यहां लिख देता हूं एक अलग से कॉलम बना के, प्राइस वाला। प्राइस कितना था? 4 रुपए ना हर लेवल पे। देखिए जरा, जहां पर आपका प्राइस ऑफ एक्स और यूटिलिटी ऑफ एक्स बराबर हो जाएगा वही इक्विलिब्रियम। तो दोनों कंडीशन सेम, चाहे 8 से 8 मिला लो, चाहे 4 से 4 मिला लो। यहाँ पे इस वाले केस में मैंने प्राइस में कन्वर्ट कर दिया, इस वाले में यूटिलिटी में, जैसे समझ में आ जाए। मेरे हिसाब से ये ज़्यादा क्लियर रहता है, तो ये मेरे को ये वाला मैंने ये बता दिया आपको। आई बात समझ में? ठीक है। तो कंडीशन क्या कहता है कि जिस कंडीशन में आपका मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी और मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स दोनों बराबर हो जाएंगे तो वो कंडीशन क्या कहलाएगी? इक्विलिब्रियम की कंडीशन कहलाएगी। ग्राफ समझते हैं इसका। तो ग्राफ देखेंगे तो यहां बिठा के बनाते हैं। आपको पता है कि m जो है वो mu जो है घटता हुआ होता है ना, और एक बार 0 हो जाता है फिर नेगेटिव हो जाता है, ठीक है। एक लेवल पे आकर के प्राइस और मार्जिनल, क्योंकि प्राइस कांस्टेंट था तो प्राइस जो है सीधी लाइन में शो किया जाएगा, क्योंकि प्राइस कांस्टेंट था हर लेवल पे, तो प्राइस जो है सीधी लेवल पे। जहां पर mu और प्राइस दोनों मिल गए, क्या mu और प्राइस दोनों मिल गए, उस लेवल पे जाकर के क्या हो जाएगा? संतुलन की स्थिति आ जाएगी। mu और प्राइस दोनों मिल गए तो उस लेवल पे क्या हो जाएगा? संतुलन की स्थिति आ जाएगी। समझ में आई बात? मतलब कहने का ये है कि आपका ये जो है आपका क्या था? mu था, ये मार्जिनल यूटिलिटी था, ठीक है, और प्राइस भी था। ऐसा लिख देता हूं mu एंड प्राइस, ठीक है। यहां पे क्वांटिटी होगा, कंजप्शन ऑफ कमोडिटी, ठीक है, कंजप्शन ऑफ कमोडिटी हो गया, या यूनिट्स लिख देते हो आप, यूनिट्स ज़्यादा आसान रहेगा, ठीक है, यूनिट्स हो गई, ठीक है। जिस लेवल पे आ रहा है, ठीक है, वहां पे ये कट कर दिया, ये क्या कहलाएगा? ई कहलाएगा, इक्विलिब्रियम की कंडीशन, ठीक है, जहां पर mu और प्राइस दोनों बराबर हो जाते हैं, ठीक है जी।
बस। अच्छा, इसको कहा जाता है एमयू इन टर्म्स ऑफ रुपीज, एमयू इन टर्म्स ऑफ रुपीज में कन्वर्ट कर लिया था ना हम लोगों ने डिवाइड करके, तो इससे समझ में आ रहा था, तो इससे समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ये भी रुपीज हो गया, फिर ये भी रुपीज हो गया। और यहां पे मैंने क्या किया था कि मार्जिनल रिक्वायरमेंट, मतलब रुपीज को मैंने क्या किया था, एमयू में कन्वर्ट कर लिया था, और एमयू को चेंज नहीं किया था। यहां पे दोनों को यूटिलिटी बना दिया है, यहां पे दोनों को प्राइस बना दिया है। ठीक है, दोनों केस में जो है जहां पर एमयू और प्राइस ऑफ एक्स जो है दोनों को मैच कर जाता है, वो क्या हो जाएगा आपका, इक्विवेलेंट की कंडीशन हो जाती है। ठीक है जी, चलिए अब जो है ये जो ग्राफ बनाया है, इस ग्राफ का एक्सप्लेनेशन समझ लेते हैं जरा। नोट फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन केयरफुली विद रेफरेंस ऑफ फिगर 4, एमयू एक्स इज डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व। एमयू एक्स जो होता है वो हमेशा डाउनवर्ड होता है, नीचे। आप पहले ही पढ़ा है कि एमयू जो है वो घटता हुआ होता है हमेशा। ठीक है, तो दिस इज द अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ, और ये क्यों होता है, घटता हुआ क्यों होता है, क्योंकि इसमें लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी लग रही होती है। ठीक है ना। उसके बाद है पी एक्स इंडिकेट द मार्केट प्राइस ऑफ द कमोडिटी। जो प्राइस ऑफ एक्स जो है ये मैं यहाँ पे एक्स लिख देता हूँ, ये एमयू एक्स है और ये प्राइस ऑफ एक्स है। तो पी एक्स जो है वो क्या है कि प्राइस ऑफ द कमोडिटी दिखा रहा है। ठीक है, ईच पॉइंट ऑफ एमयू एक्स कर्व शो दैट द एमयू एक्स इन टर्म्स ऑफ मनी इट इंडिकेट द प्राइस ऑफ द कंज्यूमर विलिंग टू पे। मतलब ये कह रहा है कि वो दिखा रहा है कि जितना वे कंज्यूमर जो है वो पे करने की इच्छा रखता है, कि भाई मैं इसको मैं अगर 1 रुपये खर्च कर रहा हूं तो इतने पैसे, इतनी यूटिलिटी की डिमांड करता हूं। इकोनॉमी इज स्ट्रक एट पॉइंट सी। इकोनॉमी कहां पे आएगा, एट पॉइंट सी, या फिर मैंने ई पॉइंट बोल दिया इसको। ठीक है, तो यहां पर मतलब इकोनॉमी आ रहा है। ठीक है, द प्राइस इज विलिंग टू पे, कंज्यूमर जो है वो प्राइस इज विलिंग, कंज्यूमर जो उतना प्राइस पे करना चाहता है एग्जैक्टली इक्वल टू द प्राइस ऑफ एक्चुअली पेज। ठीक है, विलिंग टू पे मतलब जितनी इच्छा रखता है पे करने के लिए उतना ही पे कर भी रहा है। तो ऐसी कंडीशन में क्या है, वो संतुष्ट रहेगा, मतलब मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन के केस में रहेगा। इन स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम द कंज्यूमर बाय 4 यूनिट ऑफ क्वांटिटी ऑफ एक्स। और यहां पर आते हुए क्या 4 यूनिट जो है वो खरीद पा रहा है, जो ये है वो कितना है 4 यूनिट।